हाय एवरीवन। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में समझेंगे। यह किताब किन लोगों के लिए है? पहला, जो अपने पैसों को बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। दूसरा, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना चाहते हैं। तीसरा, जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं मॉर्गन हाउसल इस किताब के लेखक के बारे में कुछ बातें। लेखक मॉर्गन हाउसल एक अमेरिकन ऑथर और कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर हैं। उनकी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को कोरोना महामारी के दौरान 2020 में डिस्टेंस लर्निंग के जरिए लॉन्च किया गया था और इससे बहुत सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट कमाए। एक ब्रीफ समरी में इस किताब में क्या दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि पैसा कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में पैसा रूल से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने 19 शॉर्ट स्टोरीज के जरिए हमें यह कन्विंस करने की कोशिश की है कि पैसा कमाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के मुकाबले में हमारी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मददगार साबित होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इन शॉर्ट स्टोरीज के जरिए हमें वह तमाम सुझाव दिए गए हैं जिनको सीखकर हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार बेहतर बना सकते हैं। दरअसल हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं। सब लोगों का यही मानना होता है कि आज की तारीख में हम अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश हमने उस वक्त कुछ अलग डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज हमारी लाइफ ज्यादा बेहतर होती। फिर भी जब बात पैसों के बारे में डिसीजन लेने की होती है तो दुनिया में ज्यादातर लोग अपने डिसीजंस इमोशन होकर लेते हैं, इमोशनल होकर, और फिर अपने उन डिसीजंस को लॉजिकल सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि असल में जो सीख हमें पहली मिलनी चाहिए थी वह हमें बाद में मिलती है। यहाँ पर ऑथर ने हमारी मदद करने के लिए साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड उन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी, उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही खराब था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो बहुत ही हद ही हो गई जब उसने अपने दोस्त को बहुत सी पैसों की गड्डियां देकर उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए कहा। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर से ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए, अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि कैसे वो बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेट वर्थ 58 करोड़ की थी, जिसमें से उसने 15 रुपए करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और 83 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव में बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे आए कहां से? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि
उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद भी बैंकरप्ट हो गया। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी करोड़पति बन गया। टॉपिक नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हम अपने जिंदगी के दौरान इसके छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस, पालन पोषण के तरीके और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान गरीबी में पल कर बड़ा हुआ है, उस इंसान की सोच रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालात पर डिपेंड करता है। दरअसल हर एक शख्स ये सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आपका अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हर शख्स पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचता है और खुद को समझदार समझता है। इसीलिए उनका कहना है कि आप अपने लिमिट को समझें और उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसे कमाए हैं। आप भी उनसे इंस्पिरेशन ले कर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूब पैसे बना सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, लक एंड रिस्क। हमारी जिंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी किस्मत का भी एक अहम रोल होता है। यह हमारी जिंदगी पर काफी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसों के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स जैसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दरअसल लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 to 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपना बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं। इसलिए जानबूझकर बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार कर सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। बिल गेट्स की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ में सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल द लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के।
लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं। केंट इवांस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके साथ कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट इवांस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवांस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवांस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों लोगों में से वह इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल ऑपोजिट रिस्क का फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ तो हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते हैं। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला।